वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बायोसिंथेसिस या फिर सिंपली सिंथेसिस बोल सकते हैं वो प्यूरिन का पढ़ेंगे कि प्यूरिन कैसे बनते हैं। हमारे जो न्यूक्लियोटाइड में दो प्यूरिन्स होते हैं, हमारे जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं और जिनसे डीएनए बनता है, उन न्यूक्लिक एसिड में दो प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, एएमपी और जीएमपी। एएमपी की फुल फॉर्म होती है एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट और जीएमपी की फुल फॉर्म होती है ग्वेनोसाइन मोनोफॉस्फेट। ये प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं एएमपी जीएमपी, ये दो तरीके से बन सकती है। एक होता है डीनोवो पाथवे, एक होता है सैल्वेज पाथवे। तो इस वीडियो में मैं आपको डीनोवो पाथवे जिससे प्यूरिन बनते हैं वो एक्सप्लेन करूँगी। ये लगता कॉम्प्लिकेटेड है पर इजी टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो पॉइंट वाइज मैं जल्दी से इसको एक्सप्लेन करूँगी। अब राइबोस 5 फॉस्फेट, ये हमारा जो हमने अभी एचएमपी शंट पिछली वीडियो में पढ़ा था, तो एचएमपी शंट से हमें राइबोस फॉस्फेट मिलता है, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म ही है। एचएमपी शंट उसका प्रोसेस है, उसमें से हमें राइबोस 5 फॉस्फेट मिलता है। ये राइबोस 5 फॉस्फेट स्टार्टिंग मटेरियल है प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस का। तो ये राइबोस 5 फॉस्फेट ये रिएक्ट करता है एटीपी के साथ, जिससे ये बना लेता है पीआरपीपी। पीआरपीपी मतलब फॉस्फोराइबोसाइल फॉस्फेट, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में पीआरपीपी भी लिख सकते हैं। और इसमें ये बनाने में कौन सा एंजाइम यूज़ होता है, वो एंजाइम है पीआरपीपी सिंथेटेस। तो फर्स्ट स्टेप में राइबोस 5 फॉस्फेट जो एचएमपी शंट से मिला वो एटीपी के साथ रिएक्ट करेगा और एंजाइम पीआरपीपी सिंथेटेस यूज़ होता है और बनता क्या है पीआरपीपी। फर्स्ट स्टेप इज़ वेरी इजी एंड क्लियर। नेक्स्ट स्टेप में ग्लूटामाइन, ये एक अमीनो एसिड है। तो ये ग्लूटामाइन अपने अंदर से एक अमाइड नाइट्रोजन, अमाइड ग्रुप जो होता है वो वाली उसकी नाइट्रोजन, तो वो अमाइड नाइट्रोजन निकाल देगा, जिससे ये पीआरपीपी जो है ये इसमें जो पीआरपीपी मतलब फॉस्फोराइबोसाइल पायरोफॉस्फेट, इसमें जो पायरोफॉस्फेट है वो रिप्लेस कर देता है और क्या बन जाता है 5 राइबोसाइल अमीन, 5 फॉस्फोराइबोसाइल अमीन। ये ग्लूटामाइन में से ये वाला अमीन निकल गया ना, तो 5 फॉस्फोराइबोसाइल अमीन बन जाता है। और जो हमारा एंजाइम इसे यूज़ होता है इस स्टेप में वो है पीआरपीपी ग्लूटामाइल अमीडो ट्रांसफरेस। और ये रिएक्शन कंट्रोल होता है फीडबैक इनहिबिशन से न्यूक्लियोटाइड्स आईएमपी एएमपी जीएमपी, मतलब इनकी प्रेजेंस में भी अफेक्ट होता है रिएक्शन। तो बेसिकली मतलब कंट्रोल्ड बाय फीडबैक इनहिबिशन, मतलब अगर ये न्यूक्लियोटाइड्स आईएमपी एएमपी या जीएमपी प्रेजेंट होंगे तो ये फ़ौरन ये रिएक्शन रुक जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा। और इस रिएक्शन को हम कमिटेड स्टेप ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड भी बोलते हैं, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है इसलिए इसको कमिटेड स्टेप ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड भी बोलते हैं। नेक्स्ट स्टेप, अब हमें फॉस्फोराइबोसाइल अमीन मिला था, ये हमारा ग्लाइसिन, ये एक अमीनो एसिड है, इसके साथ रिएक्ट करता है किसकी प्रेजेंस में, एटीपी की प्रेजेंस में, और क्या बना लेगा ग्लाइसिनामाइड राइबोटाइड, मतलब गार, GAR। अगर आप इसको GAR गार भी याद रख सकते हैं। अगर आपको ग्लाइसिनामाइड राइबोटाइड याद नहीं होता है तो गार से भी याद रख सकते हैं। फॉस्फोराइबोसाइल अमीन ग्लाइसिन के साथ रिएक्ट करेगा और गार फॉर्मेशन हो जाएगी। अब N10 फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट ये होता है और ये क्या करता है, ये डोनेट कर देता है अपने अंदर से फॉर्माइल ग्रुप और क्या प्रोड्यूस कर लेता है फॉर्माइल ग्लिसिनामाइड, मतलब ग्लिसिनामाइड राइबोटाइड से गार से अब सीधे ये इसका फॉर्माइल ग्रुप लग जाएगा तो बन जाएगा फॉर्माइल ग्लिसिनामाइड राइबोसाइल 5 फॉस्फेट।
ये पूरा बनता है। ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। फॉर्माइल इसमें से मिल जाता है, ग्लिसरामाइड था ही, और राइबोसाइल 5-फॉस्फेट तो हमें याद है शुरू में सबसे पहले हमने राइबोसाइल 5-फॉस्फेट से ही शुरू किया था स्टेप 1 से, तो वही चीज़ पूरी मिल गई है। तो उसके बाद ग्लूटामाइन, फिर से 2 ग्लूटामाइन यूज़ होते हैं। तो मतलब ग्लूटामाइन 2 बार यूज़ होता है। पहला अमीनो एसिड उसने अमीनो नाइट्रोजन ग्रुप जो है उसने सेकंड स्टेप में दिया था। अभी ग्लूटामाइन जो दूसरा बचा हुआ अमीनो ग्रुप है वो ट्रांसफ़र करता है, और इससे क्या बन जाता है, फॉर्माइल ग्लिसरामाइड राइबोसाइल 5-फॉस्फेट, ये हमारा बन जाता है। सॉरी, अब यहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है कि सेम लग रहे हैं। तो पिछले स्टेप में हमारा फॉर्माइल ग्लिसरामाइड राइबोसाइल फॉस्फेट बना था। यहाँ पे फॉर्माइल ग्लिसरामाइडीन DINE, तो फॉर्माइल ग्लिसरामाइडीन राइबोसाइल 5-फॉस्फेट मिलता है इस स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, प्यूरीन के अंदर एक हमारी जो एक ग्रुप होता है इमिडाज़ोल रिंग, वो भी रहता है। तो वो क्या करता है, वो ATP पे डिपेंडेंट रिएक्शन है। जैसे उसको ATP मिलती है तो वो 5 अमीनो इमाडाज़ोल राइबोसोल 5-फॉस्फेट ये दे देता है। बस ATP से मिलनी चाहिए, तो प्यूरीन का जो इमिडाज़ोल ग्रुप है वो रिएक्ट कर जाएगा, और 5 अमीनो मतलब ये जो था फॉर्माइल सिनामाइडीन राइबोसाइल 5-फॉस्फेट, ये सीधा 5 अमीनो इमाडाज़ोल, हमें याद रहेगा इस रिएक्शन में इमाडाज़ोल है को कंसिडर कर रहे हैं, तो 5 अमीनो इमाज़ोल, और राइबोसाइल तो था ही, और 5-फॉस्फेट भी था पिछले रिएक्शन में। तो ये नेम हमें ऐसे लर्न हो जाएगा। हमारा 7th स्टेप में क्या होता है, कार्बोक्सिलेशन होती है। कार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 ऐड होना, उसको हम कार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। तो वो जो है वो ऐड हो जाएगी इसमें 5 अमीनो इमाडाज़ोल राइबोसाइल 5-फॉस्फेट में ऐड होती है। तो क्या बना लेती है, ये हमारा बना लेती है अमीनो इमाडाज़ोल कार्बोक्सिलेट राइबोसाइल 5-फॉस्फेट। तो नेम सेम है, मगर यहाँ पे कार्बोक्सिलेट कार्बन डाइऑक्साइड के ऐड होने की वजह से आया है, तो ये बन जाएगा। और इसमें किसी भी विटामिन बायोटिन, विटामिन बी जो होता है, विटामिन B2 ये होता है बायोटिन। तो विटामिन बायोटिन या फिर ATP की ज़रूरत नहीं होती है, और ये रिएक्शन अकर हो जाता है। मोस्टली इसमें ATP या बायोटिन की ज़रूरत नहीं होती है। अब एस्पार्टेट होता है। अब एस्पार्टेट आता है, और वो जो हमें 7th स्टेप, ये पिछला वाला जो स्टेप है उसमें जो प्रोडक्ट मिला है, मतलब ये जो मिला था अमीनो इमाडाज़ोल कार्बोक्सिलेट राइबोसाइल 5-फॉस्फेट, तो इसके साथ एस्पार्टेट रिएक्ट करता है, और इससे हमें 4-सक्सिनाइल कार्बोक्सिमाइड राइबोसाइल 5-फॉस्फेट मिल जाएगा। इसमें नई चीज़ हमारी कार्बोक्सिलेट जो है वो कार्बोक्सिमाइड में चेंज हो गया है, और 4-सक्सिनाइल ये ग्रुप आया है। ये एस्पार्टेट की वजह से ये नया ग्रुप बन जाता है। अब 9th स्टेप में एडिनोसक्सिनेट लाइएस, ये एक एंजाइम है, ये इसमें से मतलब 4-सक्सिनाइल कार्बोक्सिमाइड राइबोसाइल 5-फॉस्फेट में से ये फ्यूमरेट निकाल देता है, और बस एक अमीनो ग्रुप एस्पार्टेट का बच जाता है, और क्या बन जाता है, अमीनो इमाडाज़ोल 4 कार्बोक्सिमाइड राइबोसाइल 5-फॉस्फेट, मतलब सक्सिनाइल हट गया, और बस पहले वाला अमीनो इमाडाज़ोल आ गया, तो अमीनो इमाडाज़ोल 4 कार्बोक्सिमाइड राइबोसाइल 5-फॉस्फेट ये मिल जाएगा। अब फिर से जो हमने ये पढ़ा था ना, नाइट्रोजन 10 फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट, इसको हम FT, इसकी शॉर्ट फॉर्म भी होती है फॉर्माइल THF, टेट्राहाइड्रोफोलेट को हम THF भी बोलते हैं। तो कहीं कहीं पे आपको THF भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो
नाइट्रोजन इज टू पावर 10, सॉरी नाइट्रोजन जिसका एटॉमिक मास 10 है वो वाला, एंड 10 फॉर्माइल THF ये अपना एक कार्बन डोनेट कर देती है, और फॉर्माइल अमीनो इमाडाजोल 4 कार्बोक्सिमाइड राइबोसाइल 5 फॉस्फेट। तो इसमें क्या चेंज है उसके कंपैरिजन में, फॉर्माइल ग्रुप लग गया है, अमीनोडाजोल सेम है, 4 कार्बोक्सिमाइड भी सेम है, राइबोसोल भी सेम है, और 5 फॉस्फेट और 5 फॉस्फेट भी सेम है। तो ये बन जाता है। ये आपको थोड़ा पीछे वाले स्टेप से रिलेट करके कि अब क्या नया इसमें डल गया या क्या निकल गया और बन गया, ऐसे ही याद करना होगा। और इस रिएक्शन के बाद जितने भी कार्बन या नाइट्रोजन एटम्स हैं प्यूरीन के, वो सब हमें अलग अलग सोर्सेज से, एस्पार्टेम से या फिर टेट्राहाइड्रोफोलेट से, ये सब मिलके ये हमारा ये रिएक्शन से हमें जो एक स्ट्रक्चर होता है प्यूरीन का जिसमें कार्बन नाइट्रोजन सब होने चाहिए, इन सब रिएक्शन से ही मिलके बने हैं। इस लाइन में यही लिखा है। अब ये रिंग तो बन गई है। अब क्या होगा हमारा, एक एंजाइम है साइक्लोहाइड्रो लैक्टेस, सॉरी फॉर माय हैंडराइटिंग, साइक्लोहाइड्रोलेस LASE ये है। ये क्या करता है, ये जो वाटर मॉलिक्यूल है वो निकाल देता है, एलिमिनेट कर देता है, और रिंग क्लोज हो जाती है। और जो हमें चीज़ मिलती है वाटर निकलने के बाद है वो है IMP, इनोसिन मोनोफॉस्फेट, और ये आगे जाकर कन्वर्ट हो जाती है। ये पेरेंट है प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड की, मतलब इनोसिल से ही आगे जाके ग्वानिन और AMP और GMP बनता है। तो इनोसिन IMP GMP और AMP में कन्वर्ट हो जाती है और प्यूरिन हमारा बन जाता है न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये हमारा डी नोवो प्रोसेस है बायोसिंथेसिस का, प्यूरिन बनने का इम्पॉर्टेंट है, और ये थ्योरेटिकल एग्जाम्स में आता है। सो जस्ट गो थ्रू इट। कोई क्वेश्चन, क्वेरी, डाउट कुछ भी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग चैनल।